द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉलर के मजबूत होने का कारण, डॉलर पर निर्भरता कम कैसे हो और डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत तय कैसे होती है। इसके अलावा हम देखेंगे आखिर डॉलर की डिमांड इतनी क्यों बढ़ी हुई है। इसके अलावा हम देखेंगे डीवैल्यूएशन क्या है, करेंसी का डेप्रीशिएशन और एप्रीशिएशन क्या होता है। इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी सिविल सेवा के साथ साथ स्टेट सिविल सर्विसेज के जीएस मेंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे करेंसी के संदर्भ में, जिसमें पहला है डिमांड एंड सप्लाई और दूसरा है पैक्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, मांग और आपूर्ति और पैक्ड एक्सचेंज रेट, जिसे फिक्स एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। तो चलिए क्रमशः देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई। तो आप जानते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जिस मुद्रा की डिमांड अधिक होती है, जिस करेंसी की डिमांड अधिक होती है, उसकी कीमत भी अधिक होती है और ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड होता है। सरकारें इसे प्रभावित नहीं कर सकती। मान लीजिए डॉलर की डिमांड यदि अधिक है तो उसकी जो वैल्यू है वो भी अधिक होगी, उसकी कीमत भी अधिक होगी, जैसा कि वर्तमान में है। ठीक है, दूसरा है पैक्ड एक्सचेंज रेट, जिसे फिक्स एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। ये क्या होता है? फिक्स एक्सचेंज रेट के अंतर्गत या पैक्ड एक्सचेंज रेट के अंतर्गत एक देश की सरकार किसी दूसरे देश के मुकाबले अपने देश की करेंसी की कीमत को फिक्स कर देती है। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा किया जाता है व्यापार को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे भारत के पड़ोसी देश हैं जिन्होंने भारत के साथ पैक्ड एक्सचेंज रेट अपनाया हुआ है। ठीक है, उदाहरण के लिए नेपाल को लेते हैं। ठीक है, नेपाल ने भारत के साथ फिक्स एक्सचेंज रेट अपनाया है, इसलिए 1 रुपये की कीमत नेपाल में 1 रुपये 60 पैसे होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है नेपाल की करेंसी के संदर्भ में अधिक है। ठीक है, और यदि यूएस डॉलर से तुलना करें तो इंडियन करेंसी की वैल्यू जो है डॉलर की अपेक्षा काफ़ी कम है। यदि आप नेपाल जाते हैं 1000 रुपया लेकर के, तो नेपाल में 1600 रुपये की वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे आखिर डॉलर की इतनी डिमांड क्यों बढ़ी हुई है। तो ठीक है, कुछ बिंदुओं को देखते हैं, जिसमें से पहला है इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी उथल पुथल है, अप्स एंड डाउन्स हैं, जिसके कारण डॉलर की डिमांड बढ़ी हुई है। इसके अलावा जो अगला कारण है, अमेरिका का जो फेडरल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, उसने अपनी ब्याज दरों को बढ़ाया हुआ है। ठीक है, क्यों बढ़ाया हुआ है ये हम आगे देखेंगे। इसके अलावा जो अगला कारण हमें समझ में आता है वो है रूस यूक्रेन युद्ध, जिसके कारण वैश्विक अस्थिरता बढ़ी हुई है। जब वैश्विक अस्थिरता बढ़ी होती है तो जो इन्वेस्टर हैं वो सेफ कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा उचित समझते हैं। अगला कारण जो हमारे सामने आता है वो है डिमांड एंड सप्लाई चेन में गड़बड़ी है। भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो भारत में इस समय आप देखेंगे आयात अधिक है। ठीक है, जबकि निर्यात कम है, और निर्यात जब कम होता है और आयात अधिक होता है तो ऐसे में पेमेंट जो है आयातकों को डॉलर में करनी होती है, डॉलर की डिमांड वे करते हैं। और भारत के संदर्भ में बात करें तो डॉलर का जो रिजर्व है वो कम हो जाता है। यदि हम इसके विपरीत निर्यात अधिक करते हैं तो डॉलर हमारे देश में बढ़ता है। ठीक है, तो चूँकि वैश्विक अस्थिरता है, रूस यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है, तो ऐसे में निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को डर है, जिसके कारण वे ग्लोबल मार्केट से, जिसमें भारत भी है, वहाँ से पैसा निकाल करके सुरक्षित जगहों में, जैसे अमेरिका है, वहाँ पर निवेश कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जो धन का प्रवाह है, धन का फ्लो है, वो यूएसए की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारे देश हैं, यूरोप के कई देश हैं जहाँ पर डॉलर की काफ़ी शॉर्टेज हो गई है। ऐसे में उनको जो वित्तीय निपटान है उसका निपटान करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं आखिर अमेरिका ने अपने केंद्रीय बैंक की ब्याज दर को क्यों बढ़ाया है। तो विकसित देश, जिनमें अमेरिका भी है, ये महंगाई का सामना कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, और उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने
अपने केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों को बढ़ाया हुआ है। ठीक है, भारत के संदर्भ में बात करें तो आरबीआई भी आप जानते हैं कभी कभी ऐसा करता है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और वो टूल्स आप जानते ही होंगे। तो ब्याज दर को बढ़ाया हुआ है, जिसके कारण जो धन का प्रवाह है वो अमेरिका की तरफ बढ़ा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ऊंची ब्याज दरों के कारण, और इसके अलावा वैश्विक अस्थिरता है, रूस यूक्रेन युद्ध है, वैश्विक उथल पुथल है, इन सभी कारणों के चलते जो है सुरक्षित जगहों पे अपना इन्वेस्टमेंट करना उचित समझा है। इसके कारण जो है डॉलर मजबूत हुआ है। ठीक है, तो सवाल ये है कि आखिर डॉलर पर निर्भरता कम कैसे हो। तो भारत के रिजर्व बैंक ने कुछ सुझाव दिए हैं। ठीक है, जिनका यहाँ पर क्रक्स देखते हैं, जिसमें पहला है आयातक और निर्यातक। आरबीआई ने कहा है कि भारत के जो एक्सपोर्टर हैं और इंपोर्टर हैं वो रुपए में व्यापार करें। ठीक है, रुपए में ट्रेड करें। इससे क्या होगा, जो वैश्विक व्यापार में भारत की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, जो डॉलर में होने वाली व्यापार निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, वो क्या होगी, घटेगी, जिससे रुपए में भुगतान हम करेंगे। रुपए में भुगतान करने से जो निर्यातक हैं उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है कम हो जाएंगी, घट जाएंगी। इससे क्या होगा, जैसे अभी आप जानते होंगे रूस ने भारत के साथ एग्रीमेंट किया है कि वो व्यापार इंडियन करेंसी में करेगा। ये भारत के लिए एक अच्छी बात है। ऐसे ही ईरान पर आप जानते हैं यूएसए ने बैन लगाया हुआ है। रूस ईरान के साथ साथ वे देश जिनके अमेरिका के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं, इनसे भारत जो है व्यापारिक संबंध अच्छे बनाएगा, व्यापारिक संबंध बढ़ेंगे, जिससे विश्व में रुपए की जो स्वीकृति है वो बढ़ेगी। उससे क्या होगा, भारत की जो आर्थिक स्तर में वृद्धि है वो भी बढ़ेगी, जिससे रुपए में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। रुपए में इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होगा, जो इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और उसकी वैल्यू बढ़ने से ग्लोबल मार्केट में भारत की जो भागीदारी है नए मुकाम स्थापित करेगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आखिर रुपए के कमज़ोर होने से नुकसान क्या हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल है, इसके अलावा खाद्य तेल है जो आप जानते हैं बहुत सारे देशों से मंगाया जाता है। जैसे मलेशिया है, पड़ोसी देशों की बात करें तो यूक्रेन से भी मंगाया जाता था खाद्य तेल, जहां पर अभी हालात अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसका आयात करने पर हमको डॉलर अधिक खर्च करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडियन करेंसी जो है इस समय वीक है। एक डॉलर आप जानते हैं 81 रुपये 76 पैसे है, तो ऐसे में हमें अधिक पेमेंट करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम डॉलर की डिमांड करेंगे, डॉलर के रिजर्व में कमी आएगी। ठीक है, और आयात जो है वो महंगा हो जाएगा। आयात महंगा होने से क्या होगा, जो पेट्रोल है, डीजल है, गैस के दाम हैं वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि आयात जब महंगा होता है तो जाहिर सी बात है जो भी चीज़ें हम आयात करते हैं उसकी कीमत बढ़ती है। उसकी कीमत बढ़ती है, जैसे पेट्रोल डीजल की बात करें तो इनकी कीमत बढ़ने पर जो माल ढुलाई है, जो परिवहन लागत है, किराया है, ये सब बढ़ जाते हैं। इससे जो है महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने से जो डोमेस्टिक मार्केट है, घरेलू बाज़ार है, वहाँ पर कीमतें काफ़ी बढ़ जाती हैं। ठीक है, आप देखेंगे डॉलर के रेट में यदि 1 रुपये की वृद्धि हो जाए तो तेल कंपनियों पर 8,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि डॉलर का रेट बढ़ने से कितना नुकसान होता है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो मुद्रा का अवमूल्यन तब होता है जब कोई देश जानबूझ करके अपने देश की मुद्रा के मूल्य को घटाता है। मान लीजिए $1 70 रुपये है, और यदि कोई देश अवमूल्यन करता है तो उसके बाद इसे $1 75 मान लेते हैं, $1 75 रुपये के बराबर, ये सपोज दैट। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो अवमूल्यन है वो आयात को हतोत्साहित करेगा, डिस्करेज करेगा, और निर्यात को, एक्सपोर्ट को क्या करेगा, पर्सुएड करेगा, प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, आयात को हतोत्साहित करने के लिए और निर्यात को बढ़ाने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। ठीक है, जिससे निर्यात अधिक बढ़े और फॉरेन करेंसी जो है वो भारत में अधिक आए। इससे क्या होगा,
जो मुद्रा की कीमत है अवमूल्यन करने से कम हो जाती है और मुद्रा की कीमत कम होने से निर्यात बढ़ जाता है। निर्यात बढ़ जाने से जो विदेशी मुद्रा है उसकी जो आवक है भारत में, इनफ्लो है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं, एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए 1 किलो चीनी 40 रुपये की है। वर्तमान में 1 किलो चीनी 40 रुपये की है और पहले $1 75 रुपये था। तो यदि कोई देश अवमूल्यन करे, भारत को ही ले लें, अवमूल्यन करे तो $1 80 रुपये मान लीजिए हो जाता है। तो ऐसे में $1 में 2 किलो चीनी मिलेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो विदेशी हैं उनको भारत में बना हुआ सामान क्या होगा, सस्ता मिलेगा। ठीक है, $1 में उनको 2 किलो चीनी मिल जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, सामान की वो मांग अधिक करेंगे। ठीक है, इससे जो है भारत की तरफ से निर्यात बढ़ेगा। निर्यात जब बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा का जो भंडार है, चूँकि वो डॉलर में पेमेंट करेंगे तो भारत के पास जो है डॉलर का रिजर्व बढ़ेगा। ठीक है, तो आपने समझा कि कोई भी देश अवमूल्यन क्यों करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं करेंसी का डेप्रीशिएशन और डीवैल्यूएशन, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इसे याद रखिएगा। तो देखते हैं आखिर क्या होता है डेप्रीशिएशन और डीवैल्यूएशन। तो डेप्रीशिएशन तब होता है जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर मुद्रा की कीमत घटती है, ऊपर आप देख चुके हैं। और डीवैल्यूएशन अभी आपने देखा, निर्यात को बढ़ाने के लिए जानबूझकर अपनी मुद्रा की कीमत को घटाया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने देखा डॉलर के मजबूत होने के कारण डॉलर पर निर्भरता कम कैसे हो, साथ ही साथ डॉलर की डिमांड क्यों बढ़ी हुई है, डीवैल्यूएशन, डेप्रीशिएशन और एप्रीशिएशन, सभी बिंदुओं को देखा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।